हेलो नमस्कार दोस्तों। तो डेली के करंट अफेयर्स में हम लोग उपस्थित हैं और आज है आपका 30 जून। तो चलिए, हमारा ये लास्ट मंथ है और हम लोग पहला प्रश्न करेंगे, आज का ही है ना। और ये पहला प्रश्न आपका हो जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 की थीम क्या थी, है ना। 2025 की थीम क्या थी। और एक बात आपको बताएं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ना, इस दिवस के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है और ये दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है यह 29 जून को मनाया जाता है और 2007 से यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा। 2007 से, है ना, 2007 से प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाने लगा। प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाने लगा, है ना। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 की थीम है 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025, ये हमेशा यानी कि महालनोबिस जो सांख्यिकी विद हैं उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा यहाँ पे दूसरा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा कि भारत ने किस देश को पहली गुलाब सुगंधित लीची का निर्यात किया। भारत ने किस देश को किया, ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है ना कि कतर को किया है। इसका आंसर बी है। अगर हम लोग देखें कि लीची की उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, अगर लीची के उत्पादन की बात किया जाए तो चीन सबसे ज़्यादा करता है। पहला स्थान है चीन का और भारत का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है कि लीची उत्पादन में, लेकिन भारत में बिहार राज्य अव्वल पर है। यानी कि भारत में बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन किया जाता है और लगभग 42.5% के राउंड में अकेले बिहार इसका उत्पादन करता है। लीची के उत्पादन में दूसरा स्थान हो जाएगा वेस्ट बंगाल का। दूसरा स्थान हो जाएगा किसका, वेस्ट बंगाल का। अभी यहाँ पर देखिए बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर, है ना, मुजफ्फरपुर। और बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए भारत में लीची का, है ना, राजधानी इसको कहते हैं। लीची का राजधानी, है ना, लीची का राजधानी कहा जाता है किसको, मुजफ्फरपुर को कहा जाता है ना। लीची का शहर कहा जाता है मुजफ्फरपुर को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तीसरा सवाल है, ICMR द्वारा विकसित मोबाइल BSL-3 लैब्स का नाम क्या है। तो लैब्स का नाम क्या हो जाएगा, रामबान हो जाता है ना, रामबान हो जाता है। अगर देखा जाए तो विकसित इसलिए किया गया ताकि जो निपाह वायरस होता है, इस निपाह वायरस को निपटने के लिए इसको तैयार किया गया। और आपको ये बात पता होगा, निपाह वायरस, है ना, निपाह वायरस, यह निपाह वायरस जो है ना, यह निपाह वायरस चमगादड़ जनित जूनोटिक वायरस से यह फैलता है ना। और ये जानवरों से मनुष्यों में सबसे ज़्यादा फैलता है। जैसे अगर हम लोग प्रभाव की बात करें कि निपाह वायरस का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलता है ना, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको दक्षिण पूर्व एशिया में मिलेगा, है ना। दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव मिलेगा। और इतना ही नहीं, ये भी बात नहीं है कितना ही बढ़ेगा, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र जो हम लोग देख रहे हैं, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, है ना, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में भी इसका असर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे निपाह वायरस की अगर बात हम लोग भारत में करें तो आप देखिएगा हमेशा कोई ना कोई न्यूज आता है केरल से। और देखिए जब भी कोई चमगादड़ के द्वारा किसी फल को खाया जाता है और अगर उस फल को कोई जानवर खा ले या कोई मनुष्य खा ले तो उसके अंदर यह निपाह वायरस का जो जूनोटिक वायरस है वो प्रभावित हो जाता है, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है यहाँ पे, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चौथा प्रश्न हो जाएगा, काजीरंगा कार्बी
आगलोंग में किस लुप्तप्राय जानवर की वापसी दर्ज की गई है? तो वापसी दर्ज किया गया किसका? एशियाई जंगली कुत्ता का, जिसको हम लोग धोल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? धोल कहते हैं। और ये जो काजीरंगा कार्बी आंगलोंग जो है, यह बिहार के असम राज्य में है, बिहार के असम राज्य में हो जाएगा, है ना। और यहीं पर इसी काजीरंगा में आप देखते होंगे कि अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। एक और भी चीज़ें हैं, जैसे कहता है कि लुप्तप्राय जानवर, लुप्तप्राय होने का कुछ वजह है, जैसे आवास की कमी हो जाती है ना। आवास की कमी होगा तो जानवरों को रहने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वनों की कटाई प्रारंभ हो जाता है, और इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन भी तो दिखाई दे रहा है, ये भी असर जो है यह प्रभावकारी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5 नंबर, और 5 नंबर है कि प्रादा ने अपने 2026 संग्रह के लिए किस भारतीय हस्तशिल्प को श्रेय दिया, है ना। श्रेय किसके दिया? तो एक कोल्हापुर के चप्पल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है ना। किसको? कोल्हापुर के, है ना, चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया। कब? 2025 में। अगर पूछता है कि कांथा सिलाई को, है ना, ये जो कांथा सिलाई है, कांथा सिलाई को कब जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसको 2008 में प्रदान किया गया, और ये वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे बनारसी साड़ी की अगर बात कर दिया जाए, तो बनारसी जो साड़ी है ना, बनारसी साड़ी को 2009 में जीआई टैग प्रदान किया गया, और बिहार का मधुबनी पेंटिंग को 2007 में जीआई टैग प्रदान किया गया। 2007 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये सारा का सारा जो है, इसका व्याख्या भी आपको मिलेगा इसके एकदम नीचे। आप टेलीग्राम में जब जाएंगे तो टेलीग्राम में हम डेली का डेली ये जो आपका पीडीएफ है वो हम डाल देते हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका। चलिए, अमेरिका ने ईरान इजराइल संघर्ष में किस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया है ना। किस सिस्टम का उपयोग यहाँ पर किया? तो देखिए इसका नाम है थाड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? थाड कहते हैं। जैसे इसको बोलते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसको याद रखिएगा, हो सकता है इस पूछ दे इसके बारे में। थार्ड का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड, है ना, एरिया डिफेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा 7 नंबर सवाल है। कहता है कि ESIC द्वारा शुरू की गई कौन सा एस्प्री स्कीम का उद्देश्य क्या है ना। ये सरकार के द्वारा चलाया गया एक योजना है, और खास करके उन लोगों के लिए जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो कर्मचारी न केवल अपना ही, बल्कि अपने माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों का भी मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। किसके अंतर्गत? तो ESIC के अंतर्गत करा सकते हैं। और ये स्कीम को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर बी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सवाल। FY25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSBS का शुद्ध लाभ कितना रहा है ना। शुद्ध लाभ पूछता है कि शुद्ध लाभ कितना रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा सी, 1.78 लाख करोड़ हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। डेली का करंट अफेयर्स में यही फ़ायदा है, जो इम्पोर्टेंट होता है उसी को कोशिश किया जाता है करने का, है ना। और डेली का डेली अगर 10 भी प्रश्न आप कर रहे हैं तो काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, मोटर वाहन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 से दोपहिया वाहनों के लिए क्या अनिवार्य किया है? दोपहिया वाहनों के लिए क्या अनिवार्य किया? तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को यह अनिवार्य किया है। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, और हम लोग इस सेशन का हमारा अंतिम सवाल ये हो जाएगा। अंतिम सवाल ये है कि दिव्यांग जनों के लिए कौन सा ऐप AI चैटबॉट और जियो टैग रिपोर्ट्स के साथ अपग्रेड किया गया है? तो अपग्रेड किसको किया गया? अपग्रेड किया गया सुगम्य भारत को, है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा।
तो इसी तरीके से हम लोग डेली का करंट अफेयर्स चुन चुन करके, है ना, जितने भी। और एक बात आपको बताएं, अगर करंट अफेयर्स में आप चाहते हैं कि आपका बेहतर, है ना, बेहतर स्थिति हो, तो दो काम करना चाहिए। सबसे पहला काम जो है, न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोगों की अपेक्षा आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो, तो इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और सटीक मैगजीन पढ़ते हैं। जैसे सटीक मैगजीन में अगर हम लोग बात करें, जो कमीशन के विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, खास करके प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ सकते हैं या क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। और डेली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, पढ़ने का आर्डर डालिए, हर चीज़ उसमें दिया गया है, बस आपको वहाँ से निकालने आना चाहिए, चुनने आना चाहिए। अगर इतना कुछ आता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो आपसे बेहतर कोई भी करंट अफेयर्स नहीं कर सकता, है ना। ये बहुत बढ़िया चीज़ होता है। तो चलिए, आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।